हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, अपने इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग काम कर रहे होंगे और अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री जब समझ रहे थे उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्लियर करते चल रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। उसी सीरीज़ में बेटे हमारे पास आगे आता है ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। ई एंड जेड नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताने से पहले, मैंने लास्ट टाइम भी जब वीडियो में कराया तो मैंने आपको बताया था इरीथ्रो, जेड और सिस एक ही बात है। आपने इस बात को बड़े ध्यान से रखना है, ठीक है। इरीथ्रो, जेड और सिस, अगर ये तीनों सेम है, मतलब अगर इरीथ्रो में जैसे आपको बोलता था इरीथ्रो 3 हमने जब कराए थे कि अगर किसी सिस्टम के दोनों एंड्स थे जो अनसिमेट्रिकल थे, जैसे हम इस एग्जांपल से भी देखते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ईटी लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मिथाइल लगा हुआ है, अनसिमेट्रिकल और ऐसी कोई अरेंजमेंट है हमारे पास, तो अगर सेम टाइप ऑफ ग्रुप सेम साइड पे थे तो उसका नाम इरीथ्रो था, ठीक है। जेड ई भी आपको आज कराया जाएगा। और सिस का आपको पता ही है, जब कोई भी सिस्टम हम लेते हैं उसके अंदर अगर सेम टाइप ऑफ ग्रुप सेम साइड पे रहेंगे तो हम उसको बोलते हैं सिस, और अगर अलग रहेंगे तो ट्रांस बोलते हैं। अब हमें जो देखना है वो ई एंड जेड। ई एंड जेड आप किन को बोलते हैं, पहले तो ये टर्म्स देख लेते हैं कहाँ से आई है। इसका नाम है एंटीजन, ये ई, और आपके पास जेड है उसका नाम है जूजामन, ठीक है। अब जूजामन का मतलब होता है टुगेदर, और इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो आपके जो जेड है, इसलिए मैंने यहाँ जेड भी एक सेम साइड के लिए टुगेदर, मतलब एक साइड में जहाँ पे ग्रुप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके जेड या ई। अब आपको एग्जांपल से बता देते हैं किस तरीके से आपके जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं ई जेड। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे हम एग्जांपल में गिवन है ओके। आपको क्या करना है, आपको दोनों एंड्स पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उन एंड्स की आपस में नंबरिंग करनी है। अब आपको पता है यहाँ पे अगर एफ और सी एल में एटॉमिक नंबर देखें तो सी एल का ज़्यादा है तो 1 नंबर इसको आएगा, 2 नंबर इसको आएगा। अगर हम इधर नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर इसको आएगा और 2 नंबर इसको आएगा। अब आपके जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं अगर वो दोनों सेम साइड, अब यहाँ पे क्या दोनों अपोजिट है, अपोजिट है ना। अगर यहाँ पे अपोजिट है तो आप क्या बोलोगे इसको कि ये एल्कीन आपकी ई एल्कीन है, ठीक है। अब कोई भी मैं ऐसा एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये अब F का नंबर 1 आएगा, कार्बन का सेकंड आएगा, Cl का 1 आएगा, हाइड्रोजन का सेकंड आएगा। तो आपके सेम साइड की एक साइड हो गई तो मैं इसको बोलूँगा कि जेड एल्कीन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको गिवन एल्कीन है, जेड है या ई है। एक आध नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। सिंपल सिस्टम में तो आप देख लेते हो, आपको ईजी रहता है। थोड़ा सा सिस्टम अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वहाँ पर कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा बन जाता है, लेकिन हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पास आता है तो उसमें भी हम प्रॉपरली उस सिस्टम को हैंडल कर सके, हमें ऐसा रखना है। सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है और आपको पूछा गया कि आपकी ये एल्कीन है, उसका आपको बताना किस टाइप की है। तो मैं इस एल्कीन को प्रॉपरली ओपन करके लिख लेता हूँ ऐसे। अब बेटा इस एंड का नंबरिंग करते हैं, इधर कार्बन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है तो 1 नंबर इसको आएगा, 2 नंबर इसको आएगा, ठीक है। इधर भी कार्बन ऑक्सीजन तो 1 नंबर इसको आएगा, 2 इसको आएगा। अब आपके सेम साइड पे हो गए सेम टाइप ऑफ ग्रुप जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, तो मतलब आपका जेड हो जाएगा, जेड एल्कीन, ठीक है। तो कई बार जब आपके पास कोई भी सिस्टम गिवन है या आपको आईपीसी नेमिंग कहीं गिवन है तो उसमें मेंशन कर देता है कि जो आपका बॉन्ड है उसके अलोंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जेड है या ई है, क्योंकि आपका जब भी कोई सिस्टम लॉन्ग सिस्टम लेते हैं उसमें एग्जैक्टली डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है। तो आपको अगर पीसी नेमिंग के अंदर जेड ई मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्रुप किस सेम साइड लगेगा, डिफरेंट साइड लगेगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास कोई एग्जांपल गिवन है, ये Me
H CH2 नाइट्रो H CH2OH ऐसा दिया है। बस इससे बड़ा नहीं कोई भी आपको मॉलिक्यूल आएगा, इतना ही मॉलिक्यूल सफिशिएंट है, इतना इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी आप डर जाओ इसमें कि इतना बड़ा मॉलिक्यूल आएगा। अब 1 बाय 1 करके देखो बेटा हम करते हैं इसमें कि हमें जो इसमें सिस्टम के जो इसकी किसी भी सिस्टम की इसके अकॉर्डिंगली हम लेंगे तो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आपके ग्रुप इन्होंने यहाँ पे ना आपके जो डबल बॉन्ड है उनके ऊपर नंबरिंग दिया है PQ एंड R, और उन्होंने पूछा है PQR के अकॉर्डिंग आपकी एल्कीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो Z है या E है। सबसे पहले P से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट एंड पे देखूँ तो मैं 1 नंबर इसको आएगा, 2 नंबर इसको आएगा, ठीक है। ईस्ट एंड पे 1 इसको आएगा और 2 इसको आएगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी वैसी ही है जैसे हम RS में देते थे, ठीक है, कि आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उस ग्रुप को पहले कंसिडर किया जाएगा। अब आपके पास ये दोनों के आपस में ट्रांस, ये दोनों भी ट्रांस हैं, तो ये कौन सी एल्कीन होगी, E एल्कीन। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो P था मेरे पास उसके अंदर E एल्कीन है, ठीक है भाई। अब इसको देख लेते हैं, इस वाले एंड को, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के आगे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के आगे और कार्बन है, तो 1 नंबर इसको रहेगा और 2 नंबर इस एंड को आएगा। अब मैं इस वाले के रब कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब 1 2 आ गया। अब इन दोनों में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, ठीक है। अब आपके 1 1 2 है, दोनों सेम साइड आ गए तो Z हो गया, तो मतलब Q के अराउंड आपका अरेंजमेंट रहेगा Z एल्कीन। आगे R देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर नहीं देखे, F है, यहाँ कार्बन है, तो 1 नंबर इसको आएगा, 2 नंबर इसको रहेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एंटी हो गए, मतलब ये आपके पास जो R का अरेंजमेंट है वो कैसा आ गया, E। तो इस तरीके से आपने Z और E का अरेंजमेंट है जो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो आपको 2-3 एल्कीन कई बार गिवन हो सकते हैं कंटिन्यूटी में, तो आपको बता सकते हो कि Z है या एल्कीन है, ठीक है। आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपके जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप है वो एक साइड में रहेंगे तो आप Z बोलोगे, और अगर वो आपके डिफरेंट में रहेंगे तो आप E बोलोगे। तो Z E हमारा कंसेप्ट हो गया है। अब एक चीज़ आती है S सिस एंड S ट्रांस, ठीक है। इस टाइप का हमारे पास अरेंजमेंट कोई होता है। सिस ट्रांस तो आपने सुने होंगे। अब यहाँ पे S सिस और S ट्रांस है। S का मतलब है बेटा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया और इसके अराउंड कोई एल्कीन है, इसको हम ओब्वियसली डाइइन बोलेंगे। तो ये एक इस तरीके से लिखा हो सकता है, दूसरा ये इस तरीके से लिखा हो सकता है, ठीक है। अगर आपका जो डबल बॉन्ड है वो दोनों सेम साइड है तो उसको आप बोलोगे S सिस, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखा हमने, और अगर उसका आपस में एंटी है तो उसको बोलोगे S ट्रांस, ठीक है। ये आपके होते हैं सिस और ट्रांस। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में जब आ जाता है तो उसमें आपको बताना पड़ सकता है किस तरीके से आपके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके दोनों डबल बॉन्ड उस रिंग के जो सिंगल बॉन्ड है उसके सेम साइड पे हैं तो S सिस बोले जाएंगे, अगर अलग अलग है तो S ट्रांस बोले जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं 1-2। जैसे मान लो कई बार एग्जाम्पल आ जाता है, ये है मेरे पास और आपको गिवन है ये, ठीक है। तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपको बताना है कि आपका S सिस है या S ट्रांस है। अब इसके अराउंड देखें तो दोनों सेम साइड है तो हम बोलेंगे S सिस है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट आ जाता है ऐसा, अब इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे तो दोनों ट्रांस हैं तो आप लिखोगे S ट्रांस, ठीक है। और भी हमें कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे आपको ये भी हो सकता है, ये है मान लो इस तरीके से दे रखे दोनों जो साइक्लिक बॉन्ड बना रखे हैं, तब आप इसके अराउंड देखोगे यहाँ पे इसके अराउंड तो आप बोलोगे S सिस, ठीक है। आप कोई भी अरेंजमेंट, आपको किसी भी तरीके से अरेंजमेंट गिवन हो सकता है हमारे पास। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको अगर ऐसे दे रखा है कोई,
दूसरा मेरा यहाँ पे लगा हो सकता है, तो यहाँ भी आपका ट्रांस आएगा। तो एस ट्रांस, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में आपका एस सिस है और किस में आपका एस ट्रांस है। हम लगभग सब एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था सिस ट्रांस का, एस के रिगार्डिंग, सिंगल बॉन्ड के रिगार्डिंग। अब आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बीच में, ताकि आपको पिछला कंसेप्ट भी रिवाइज रहे। मेरे पास ये कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन है और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखे हैं और आपको पूछा गया है इनका बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट 3 अरेंजमेंट है, आपको इनमें रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो अब अगर आप किसी भी सिस्टम कंपेरिजन करके देखते हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या वो सेम तो नहीं है, कहीं से उठा के उनको रख के देखो सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इन दोनों मॉलिक्यूल में ये सेंटर तो अलग है दोनों का, एक मैच पीछे है एक मैच आगे है, ये सेंटर दोनों का सेम है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है किसी भी ऐसे कायरल सिस्टम के अंदर जहाँ एक सेंटर मिनिमम सेम है, बाकी एक से ज़्यादा कितने भी अलग हैं, उन दोनों का आपस में रिलेशन डायस्टेरियोमर रहता है। ठीक है, तो ए एंड बी आपस में हो गए डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अब ए और सी का देखते हैं। ए और सी में अगर हम देखें, ए सेंटर सेम है और दूसरे वाला अपोजिट है, ये वाला अपोजिट है, इसमें एक सेम है एक अपोजिट है। इसका मतलब ए और सी का बी रिलेशन डायस्टेरियोमर्स हो गया। अब आपको बी और सी में देखना है। बी और सी में अगर हम देखें तो बी के आगे अगर हम यहाँ पे मिरर लगाएं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर एज सच मिलेगा, मतलब इसकी मिरर इमेज है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एबो द प्लेन है, उसमें सामने आने बिलो आएगा, यहाँ ये एबो है ये बिलो आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये मिरर इमेज तो है, क्या ये सुपर इम्पोज हो सकता है? एज सच इसके ऊपर लेके जाएंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन है, यहाँ एबो द प्लेन है, यहाँ मिथाइल एबो है, यहाँ बिलो है। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो बी और सी का रिलेशन आपस में एनेंशियोमर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनका आपस में क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, वही आपको सिस्टम लगा के देखना है कि मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है, कोई मिरर इमेज है या नहीं है। ठीक है, तो एक हमने एग्जांपल ले लिया वैसे बीच में। अब हमने कायरलिटी के जो बेसिक पॉइंट थे वो सभी कर लिए थे, जितने भी तरीके से हम कायरलिटी को चेक कर पाते थे या जो भी था। अभी आपके पास एक वर्ड आता है प्रोकायरल। प्रोकायरल, ठीक है, जैसे आप किसी सिस्टम को प्रीकर्सर बोलते हो कि ये इस सिस्टम का प्रीकर्सर है, मतलब प्रो है, यानी कि उसका, जैसे मैं प्रोकायरल अगर बोलूं तो मैं ये बोलूँगा कि कोई मॉलिक्यूल अगर प्रोकायरल है तो मतलब वो मॉलिक्यूल कायरल होने से पहले का स्टेप है, यानी कायरल होने से एक पहले का स्टेप है, उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कायरल बनेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आप इन जनरल हम मेंशन करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी सेंटर है, मान लो मेरे पास ये सेंटर है, मैं सिंपल ड्राउ कर रहा हूँ अभी इसको, मैंने यहाँ पे एक्स वाई और जेड जेड लिख दिया है। तो अगर आप इसको देखोगे आप बोलोगे कि सर दो ग्रुप इसमें सेम है, तो ये सेंटर आपका कायरल नहीं है, डेफिनेटली ये कायरल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें किसी भी एक जेड को अगर यहाँ से माइनस कर देता हूँ और साथ में कोई ए ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो सिस्टम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक्स एक जेड सेम रखते हैं, एक को चेंज कर देते हैं। अब देखिए आपके कायरल है कि नहीं है? कायरल है। अब सभी इस पर डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं। इसका मतलब कायरल बनने से पहले का मॉलिक्यूल है ये, यानी कि इस मॉलिक्यूल को प्रो कायरल बोलेंगे। यानी कि प्रो कायरल किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें अगर आप किसी एक ग्रुप को चेंज करके उस सेंटर को कायरल जनरेट कर सकते हो तो उसको हम प्रो कायरल बोलेंगे। मतलब मैं लिख देता हूं, आफ्टर चेंजिंग
एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट कैन जनरेट अ कायरल सेंटर। ठीक है, उसको बोलेंगे हम प्रोकायरल। ठीक है, अब आपके ये मॉलिक्यूल है प्रोकायरल है, इससे जो जनरेट होगा वो आपका कायरल हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी आपके पास प्रोकायरल मॉलिक्यूल, अगर मैं खाली इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल तो अकायरल है, क्योंकि इसमें तो 2 ग्रुप सेम हो गए। तो ऑल प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स आर अकायरल। आपके जितने भी प्रोकायरल मॉलिक्यूल हैं वो सभी अकायरल होंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अकायरल सारे मॉलिक्यूल प्रोकायरल हों। अब एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो मैंने यहाँ 2 ग्रुप सेम लिखे थे, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बना देता हूँ, ये, अब चाहे मैं इसमें एक ग्रुप चेंज भी कर लूँ, मैंने एक ग्रुप चेंज कर दिया, प्लस ए ऐड किया, माइनस जेड कर दिया बाहर, अब मेरे पास जो सिस्टम जनरेट हुआ वो कैसा हुआ है? क्या मॉलिक्यूल कायरल है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल भी, लेकिन मॉलिक्यूल तो आपका कोई भी मॉलिक्यूल था, जैसे ये मॉलिक्यूल अकायरल था मेरे पास, अकायरल। यहां हम लिख देते हैं आफ्टर चेंजिंग वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इट कैन जनरेट अ कायरल सेंटर। लेकिन यहां पे हमने एक चेंज किया, तब भी जो मॉलिक्यूल मिला उसमें 2 ग्रुप सेम है, तो कायरल तो हो नहीं सकता, वो भी कायरल है। इसीलिए मैंने यहां मेंशन किया है कि ऑल प्रोकायरल, प्रोकायरल कौन से? जिनमें सिर्फ एक चेंज करने के बाद कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। तो ऑल प्रोकायरल मॉलिक्यूल्स आर अकायरल डेफिनेटली, बट जितने भी अकायरल तो ये भी है, लेकिन इसको मैं प्रोकायरल नहीं बोल सकता, ये प्रोकायरल नहीं है। ठीक है, प्रोकायरल वही है जिसमें सिर्फ एक चेंज करने से, आप कोई नया ग्रुप उसमें लगाने से आप कायरलिटी जनरेट कर सकते हो, उसको प्रोकायरल बोलेंगे। वरना अकायरल तो सारी हैं, अगर 4 लगा दो तब भी अकायरल बोला जाएगा, 3 लगाओ तब भी अकायरल बोला जाएगा। लेकिन हम सिर्फ उस सेंटर को देख रहे हैं जहाँ पे एक ग्रुप के चेंज के बाद कायरलिटी जनरेट हो, तो उसी को आप प्रोकायरल बोलोगे। अकायरल तो बाकी सारे ही हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी अकायरल मॉलिक्यूल को हम प्रोकायरल नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं आपको यही पॉइंट क्लियर करना चाहता था। अब इसमें जैसे हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, OH नाइट्रो CH3 CH3। ठीक है बेटा, सपोज करो मैं OH लिखता है, यहाँ पे मैं कोई फ्लोरीन लिख देता हूँ, ये बना लिया मैंने। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, जब भी मैं अब मुझे पता है 2 ग्रुप सेम है, मैं जब भी चेंज करने जाऊंगा तो अगर मैं एटम का चेंज कर रहा हूं तो पूरे एक एटम को चेंज करूंगा, अगर इस ग्रुप को चेंज करने गया तो पूरे ग्रुप को। आपको जो इंटरचेंज करना है, ग्रुप को आप ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, एटम को आप एटम से इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ग्रुप और एटम को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हम। मैं बताता हूँ आपको कैसे बोल रहा हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3। अब ऐसा नहीं करना है मुझे कि इसके एक हाइड्रोजन को चेंज कर दिया, अगर मैं करूँगा तो मुझे पूरा ग्रुप चेंज करना है। जैसे ये मेरे पास एक एटम है, इस एटम को चेंज करूँगा तो पूरा एक एटम रिप्लेस करूँगा इससे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के और चेंज कर दिया, पूरा ग्रुप चेंज करना पड़ेगा मुझे। इसीलिए मैंने लिखा है कि ग्रुप और एटम का आपस में इंटरचेंज मत करना। यानी कि आपके पास जो ये सिस्टम प्रेजेंट है, आप पूरे ग्रुप को ही, पूरे एटम को ही रिप्लेस करोगे, एक एक उसमें से अलग एटम निकाल के। नहीं, जैसे मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन है, इसमें से थोड़ी ना कि मैं एक ऑक्सीजन निकाल के कुछ और लगा दूंगा यहाँ पे, वो नहीं आपने करना है। आपने पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, पूरे ग्रुप को या पूरे एटम को जो लगा हुआ है। इसलिए हमने लिखा कि ग्रुप टू ग्रुप भी चेंज कर सकते हो। एटम मतलब फ्लोरीन को मैंने किसी और एटम से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, आयोडीन से कर दिया, ब्रोमीन से कर दिया। ऐसे CH3 है, पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को मान लो ब्रोमीन से रिप्लेस कर देता हूँ मैं। चलो मैं करके देखता हूँ इसको, ब्रोमीन से रिप्लेस। हमने इसमें -CH3 कर दिया और +Br कर दिया। अब आप ये बताओ, इसमें 2 ग्रुप सेम है, तो इस सेंटर के बाद अगर इसमें एक चेंज करने से हमारे पास कायरलिटी जनरेट होती है, तो क्या हम इस सिस्टम को बोल सकते हैं कि ये आपका प्रोकायरल सेंटर था? डेफिनेटली बोल सकते हैं।
ठीक है, ये प्रोकायरल, और इससे आपका सिस्टम जो बना है वो कायरल जनरेट हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपका जो प्रोकायरलिटी है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये आपका प्रोकायरलिटी हो गया। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज ऐड करते हैं, टॉपिसिटी। अभी तक तो हमने एटम देखी थी कि कौन सा एटम आपका किसके रिगार्ड में हम देख रहे थे कि कैसा है। अब टॉपिसिटी हम देखेंगे कि जो आपके पास एटम्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मेरे पास प्रेजेंट हैं, वो आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। अभी तो हमने कि देखा कि एक प्रोकायरल सेंटर का एटम रिप्लेस किया तो हम उससे बना लिया हमने आपका कायरल सिस्टम, तो हम उसको बोले थे प्रोकायरल। अब आपका होमोटोपिक है, इसी का नाम है होमोमोर्फिक। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एनेंशियोटोपिक। थर्ड है हमारे पास डायस्टीरियोटोपिक। ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये टर्म्स हैं ये खुद ही डिफाइन कर रही हैं। अगर हमने कोई एटम रिप्लेस किया और उससे जो नया सेंटर आपके पास जनरेट हुआ है, वो दोनों सेंटर आपस में, अगर मान लो कोई तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन, ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके पास एक, मान लो ये था मेरे पास, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ मैंने कोई एक्स लगाया हुआ है। ठीक है बेटे, अब इसमें आपके पास 3 टाइप के आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ए, बी एंड सी। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले अपने सिस्टम में, अब मान लो मैंने ए ऐड करना है उसमें, आप उसमें से HA माइनस कर दो, HA की जगह आप लगा दो यहाँ पे ए लग गया, यहाँ पे आपके पास H आ गया, यहाँ भी एक H बच गया और यहाँ पे भी आपका X। अब मैं क्या करता हूँ, उस सिस्टम में A ऐड करता हूँ HB की जगह, आपका H आ गया, B की जगह आपका A आ गया, H आ गया, X आ गया, ये आ गया। उसके बाद आपके पास मैंने A ऐड किया किसकी जगह, HC की जगह, H और AX। अब आप एक चीज़ देखो, जो मेरे पास 3 अलग अलग मॉलिक्यूल बने हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है। आपने एक चीज़ बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ी है कि जहाँ पे भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल अगर मेरे पास प्रेजेंट है और उसमें कोई भी 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम है, जिसमें है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो वो सेंटर कैसे होता है, ए कायरल। और ए कायरल सेंटर के अंदर तो कोई कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन उठता ही नहीं। जब वो सेंटर ही ए कायरल है तो आप इनको इजीली किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई 2 ग्रुप आपके सेम है। तो इसका मतलब ये सारे स्ट्रक्चर तीनों के तीनों जो बने हुए हैं ए कायरल सेंटर्स हैं और ये आपस में सेम है, आप इनके दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर फिस्टर का रूल लगा के करो तब भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मर्जी आप रूलिंग से इनको कर लीजिए, आप इनको आपस में एक दूसरे के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं कि ये सारे स्ट्रक्चर आपस में होमोमर्स हैं। अगर ये सारे स्ट्रक्चर्स होमोमर्स हैं तो जिन जिन हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके स्ट्रक्चर बनाए थे, उन तीनों हाइड्रोजन का आपस में रिलेशन कैसा आएगा, होमोटोपिक। उन तीनों, तो HA, HB एंड HC, ये तीनों आपस में होमोटोपिक एटम्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या आएगा, होमोटोपिक। मतलब जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, ये इसी में अगर मैं आपको चेंज करके थोड़ा सा दे देता हूं, अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ F है। ठीक है, अब मेरे पास 2 Cl सेम है, हमें बताना है इन 2 Cl में आपस में क्या रिलेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी Cl को रिप्लेस कर देता हूँ, एक Cl को, और X लगा देता हूँ। मतलब मैंने इसको A डोनेट कर दिया, इसको B, तो हमने शुरू में B निकाल दिया और X लगाना है, तो B निकाल के हमने X लगा दिया। उसके बाद H है, F है और Cl है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा इसमें एक और Cl निकाला और उसमें X लगा दिया। अब उस Cl की जगह हमने क्या लगाया, X, Cl, H, F। ठीक है, अब आपके पास ये 2 स्ट्रक्चर बन गए हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर मैं इसके यहाँ पे रख के इमेज बनाऊँ तो ये इसकी मिरर इमेज बनता है उधर।
और मिरर इमेज जब इसकी बनती है तो मैं कोशिश करता हूँ अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखूँ तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में एनेंशियोमर्स हैं। अगर ये एनेंशियोमर्स है तो दोनों Cl है, Cl(a) एंड Cl(b), उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होगा एनेंशियोटोपिक। क्लियर हो गया कि आपका जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उनको रिप्लेस करने से उस मॉलिक्यूल वही डिफाइन करेगा कि इन दोनों एटम्स का आपस में रिलेशन क्या है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल करते हैं हम। सपोज करो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बी। मैंने एक को X से रिप्लेस कर दिया, HA को, एक मॉलिक्यूल बना है मेरे पास CHO CH3, HA की जगह लग गया X और यहाँ पे आ गया HB। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे X ऐड करता हूँ HB की जगह, CHO CH3 सॉरी X और यहाँ पे आपका HB। ठीक है, ए बी जैसे मैंने नोटेशन के लिए सेम बना दिया, सॉरी ये इधर आएगा। ए बी हमने नोटेशन के लिए है, दोनों हाइड्रोजन सेम ही हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ये वाला सेंटर दोनों साइड सेम है, ये वाला सेंटर डिफरेंट है। तो जहाँ पे कोई भी एक सेंटर सेम और दूसरे वाला सेंटर अगर डिफरेंट हो तो आप उसको क्या बोलते हो आपस में, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो इसका मतलब HA और जो HB है उन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो गया, डायस्टीरियोटोपिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम्स को अज्यूम करके उनके अंदर जो एटम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं कि कौन सा एनेंशियोटोपिक है, कौन सा डायस्टीरियोटोपिक है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन इस पे पॉइंट पे हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है, A एंड B। ठीक है, आपको A B में आपस में रिलेशन बताना है कि दोनों हाइड्रोजन में आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपने एक X ऐड किया, एक HA को बाहर निकाल दो इसमें से, तो मेरे पास बन जाएगा स्ट्रक्चर CH3 COOH, आपका X आ गया और यहाँ पे आपका HB आ गया। यहाँ पे आपका HB हटाया हमने और यहाँ पे आपका X ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल बन गया CH3 COOH और आपका H और यहाँ पे आपका X। ठीक है, ये A आ गया। अब आप देखो जो आपके दोनों मॉलिक्यूल बने हुए हैं उन दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, राइट। इसको उठा के उसके ऊपर रखूँ तो एज इट इज फिट नहीं होता, ये लाइन तो मैच कर जाएगी लेकिन HA और X वाली नहीं मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ X है वहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ पे X है हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई। तो मैं HA और HB के रिलेशन को आपस में लिख सकता हूँ कि HA एंड HB इज एनेंशियोटोपिक। ठीक है, और अगर मेरे पास ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पे भी, जो हमने एग्जाम्पल पहले भी किया था, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो भी 2 स्ट्रक्चर बने आप तीसरा भी रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे भी, और जो मेरे पास अगर तीसरा सिस्टम यहाँ पे जो प्रेजेंट था हम उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब जो आपका एक वाला X है उसको भी रिप्लेस कर दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो तीनों के अंदर एक कायरल स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, जबकि हमने जिससे पहले किए थे वो आपस में कायरल सेंटर थे। तो एक कायरल स्ट्रक्चर जब भी आपका जनरेट हो रहा है तो उनके अंदर जो भी एटम है जिसकी वजह से रिप्लेस हो रहा है,
तीनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तीनों CH3, कोई भी तीन सेम एटम हो सकते हैं। तो उन एटम्स का आपस में जो रिलेशनशिप रहेगा वो उन एटम्स का हमेशा आपस में रिलेशनशिप होमोमर्स का रहेगा, यानी होमोटोपिक उनको एटम्स बोलेंगे आपस में। अगर एनेंशियोमर बन रहा है तो उनको एनेंशियोटोपिक बोला जाएगा। अब आपको एक दो एग्जाम्पल और लेके क्लियर कर देते हैं। सपोज करो हमें ये गिवन है, ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है और हमें पूछा गया है कि मैं इसको लिख देता हूँ H1, इसको लिख देता हूँ H2। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि H1 और H2 में क्या रिलेशन होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार एक को हटाओ और x लगा दो उसकी जगह। सॉरी, ये माइनस है तो ये प्लस है। प्लस का मतलब होता है एडिशन और माइनस का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना। ये हाइड्रोजन आ गया, ये आपका COH ग्रुप आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया x और यहाँ पे क्या लग गया अभी COH। एक मॉलिक्यूल बन गया मेरे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में आपका H1 को रिमूव कर देंगे और x लगा देंगे। अब मैंने इसको रिमूव किया तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे आपका COH आ गया और यहाँ पे हमारा H और COH। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं में आपस में एज सच क्या रिलेशन है। ठीक है, अभी तो हम देख पा रहे हैं, तो दोनों का अगर हम देखें, इसमें यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में H क्या है बिलो द प्लेन, COH अबव द प्लेन। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमा के इसके ऊपर लेके आता हूँ, एज सच तो मैं इसको फिट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें X है, उसमें एक साइड COH है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर या इसको उसके ऊपर, जिसकी मर्जी को हम लेके आएँ, सपोज करो मैं इसी को रोटेट कर लेता हूँ इसके ऊपर लाने के लिए, क्योंकि मुझे HCOH इस साइड चाहिए। तो मेरा मॉलिक्यूल ऐसे है, हम उसको ऐसे पलट रहे हैं, सिर्फ आउट ऑफ प्लेन 180 रोटेट कर रहे हैं, तो आपके एबो बिलो सारे चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने 180 डिग्री इसको रोटेट किया तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन गया वो कुछ ऐसा हुआ। अब मैंने इस साइड को इस साइड लेके आया तो COH पीछे चला गया और H एबो आ गया, सॉरी X था उस साइड, X एबो आ गया और इधर से लेके गया तो ये जो एबो था ये बिलो चला गया COH और जो बिलो था वो एबो आ गया H। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इस मॉलिक्यूल को। अब एंड तो सेम हो गए, लेकिन आपकी एंड्स के अकॉर्डिंग जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो देखनी पड़ेगी सेम है क्या नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो COH बिलो द प्लेन, यहाँ एबो द प्लेन, यहाँ पे COH एबो द प्लेन, CH बिलो द प्लेन, तो इसका मतलब ये तो सेम नहीं हुआ। अब इसके आगे अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रखता हूँ इसके सामने, तो मिरर में मुझे ये एबो बिलो चेंज होकर दिखेंगे। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बनेगा मेरे मिरर में। अगर मिरर यहाँ रखता हूँ तो इसका मतलब ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब मैं इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँ तो ये आपका COH और X मैच नहीं होते, क्योंकि CH बिलो द प्लेन है, ये एबो द प्लेन है। इसका मतलब आप इसको इम्पोज भी नहीं कर सकते। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हो आप लोग, एनेंशियोमर। तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एनेंशियोमर हैं तो H1 और H2 का रिलेशन आपस में क्या होगा, एनेंशियोटोपिक। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिसंबर 2012 के नेट के एग्जाम में आया था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिसंबर 2012 में। ठीक है, इस बार वाला पेपर मेरा क्लियर होता मैंने दिया था, इसलिए मुझे क्वेश्चन अब भी याद है कि दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया था। आपको इस टाइप से पूछा हुआ था कि आपके दो हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन क्या होंगे। मॉलिक्यूल सेम नहीं था, लेकिन मॉलिक्यूल का टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम था। इसी टाइप का क्वेश्चन था, आपको हाइड्रोजन गिवन थे तो आपको पता करना था कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसीलिए ट्रेंड क्वेश्चन का वही रहता है, जो आपका कंसेप्ट करा रहे हैं वो क्वेश्चन के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कर लेते हैं दो चार, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है, मान लो मेरे पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है,
Cl, ठीक है। आप वही फॉर्मूला लगाओगे, आपको बताना है, आपको रिलेशनशिप बताना है H के बीच में क्या रिलेशन है। Cl के बीच में पूछ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे पास बन गया X, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ Hb को, तो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा ClH और X और Cl, ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपस में रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ में आ सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चेक करके देखते हैं क्या ये सेम है डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे मूव कर पाएंगे कि ये सेम है क्या डिफरेंट है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप इस सिस्टम को, आपको पता है ClX उस एंड पे है, आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे 180 रोटेट कर दो, इसको उठा के 180 विद इन द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन नहीं, विद इन द प्लेन। अगर मैं इसको 180 विद इन द प्लेन रोटेट करता हूँ तो मेरे पास Cl इस साइड आएगा, X इस साइड आएगा, और रोटेट करने से मेरा H इस साइड आएगा और Cl इस साइड आएगा। क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं? एग्जैक्टली, तो दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब आपके पास इन दोनों जो हाइड्रोजन है इनका रिलेशन कैसा आया, HA एंड HB का रिलेशन क्या आया आपस में, होमोटॉपिक, और ये दोनों आपस में ट्रांस थे, तो Cl भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांस है। अगर Cl का भी पूछेंगे तो Cla और Clb का भी आपका होमोटॉपिक ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी मॉलिक्यूल लेकर के उसका बना के देख सकते हैं कि उसका रिलेशन आपस में क्या है। किसी भी दो ग्रुप्स का आपसे पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम इस पे, मिथाइल हाइड्रोजन ClH मिथाइल, ठीक है। अब इसमें सब का रिलेशन पूछा है उसने, HH का पूछा है, Cl का भी, Me का भी। तो आप 1 बाय 1 करके करते रहिए। आप शुरू में इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसमें मैंने Me1 को रिमूव किया और X को लगाया है, तो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा ये X H Cl H Me, ठीक है। अब दूसरे में मैं दूसरे Me को रिमूव करता हूँ, 2 और X, तो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा Me HCl ClH और यहाँ पे आप आ गया X, ठीक है। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल आ गया। अब आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा पहले कि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। इसमें Me नीचे, इसमें X ऊपर है, तो अगर इसको विद इन द प्लेन 180 रोटेट करके देखते हैं, रिंग के अंदर ही यहीं पे आउट विद इन द प्लेन ऐसे 180 रोटेट करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल उल्टा कर दिया हमने, मतलब जो नीचे X था वो ऊपर चला गया और Me उसकी जगह आ गया, ठीक है। ये जो दोनों एटम थे सभी ने 180 पे रोटेट हुआ, ये 180 पे यहाँ गया तो ये 180 पे यहाँ आएगा, 180 पे यहाँ आएगा, तो मतलब कहने का क्या हुआ, HCl ClH। तो क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं? यस, दे आर सेम ओनली। तो अगर वे सेम मॉलिक्यूल हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों आपके जो Me1 एंड Me2 हैं उन दोनों का आपस में होमोटॉपिक रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने निकालूंगा, आप निकाल सकते हो, Cl का निकाल सकते हो, और उसके साथ जो आपके पास Cl है या दूसरा ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन है, उनका भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसी के बीच में क्या क्या रिलेशन है। अब आपने जो होमोटॉपिक सिस्टम देखा था वो हम, क्योंकि होमोटॉपिक सिस्टम में आपने देख चुके थे कि अगर होमोमर्स यूजुअली होते थे आपस में, वो मॉलिक्यूल सेम होते थे तो होमोटॉपिक था, वो एक आयरन मॉलिक्यूल बनते थे। अगर आपके पास हेट्रोटॉपिक हो, ठीक है, हेट्रोटॉपिक में कैसे, जैसे कोई एनोसोमर या डायस्टेरियोमर है आपके पास, वो आपका कायरल सेंटर बन जाता है, तो वो कहता है इस हेट्रोटॉपिक सिस्टम का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। हेट्रोटॉपिक का नोमेनक्लेचर आपको अगर करना है
तो जैसे मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, Me हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये Cl, और आपको बोल रहा है कि इस सेंटर का आपको पता है कि ये दोनों जो आप ये दोनों ग्रुप्स आपस में करोगे, आप इनको HH भी बना के करोगे ऐसे, तो आपका इसमें आपके एनोसोमर बनेंगे, क्योंकि आपको पता है एक ही कायरल सेंटर है और दो ही ग्रुप्स हैं, उनको आपको इंटरचेंज करोगे करके तो एनोसोमर बनेगा, तो दोनों आपस में एनिसोटोपिक है। मतलब आपको पता है ये प्रो कायरल सेंटर है, इसमें अगर एक H को भी रिप्लेस किया तो आपके कायरल सेंटर जनरेट होने वाला है। तो आप अगर देखना चाहते हो कि इसमें आपका सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन R रहेगी या S रहेगी, तो हम एग्जैक्ट R और S नहीं बोलेंगे इसमें। जैसे वहाँ कायरल की जगह प्रो कायरल बोलते थे, यहाँ भी प्रो S और प्रो R बोलेंगे। अब आपको देखना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ग्रुप है तो 1 मैंने नंबरिंग दे दी, 2 दे दी। अब मान लो मैं HA की कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूँ HA के लिए, तो मैं HA को प्रेफरेंस दूंगा HB के ऊपर, मतलब इसको 3 और इसको 4। अगर हम HA को डील कर रहे हैं तो आपको HA को प्रायोरिटी देनी है HB के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज गया तो S होना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है आपका हॉरिजॉन्टल में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी R। तो इसका मतलब HA के रिगार्ड में कॉन्फ़िगरेशन आएगी प्रो R, क्या आएगी प्रो R, जैसे RS था वैसे निकाल रहे हैं। अब अगर मुझे HB का निकालना हो तो Me Cl HH, ठीक है। आपको HA HB गिवन है, आपको पता है 1 और 2 नंबरिंग तो आप ऐसे कर लोगे। अब HB का निकाल रहे हैं हम, HB के रिगार्ड में, तो आपको बताना है तो आप HB को प्रायोरिटी दोगे HA के ऊपर। तो मतलब आपके बाद 3rd नंबर इसका आएगा, फिर 4th इसका आएगा। तो हम ऐसे चलेंगे 1 2 3, तो ये मेरे पास कैसा हो गया R, लेकिन 4th वाला प्रायोरिटी ग्रुप का है हॉरिजॉन्टल पे, तो मैं इसका क्या लूँगा R का उल्टा S। अब क्या बन गया मेरे पास प्रो S। तो आपका एक HA के रिगार्ड में प्रो R आ रहा है और HB के रिगार्ड में प्रो S आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम कि हेटेरोटोपिक जो एटम्स है उनके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, वहाँ कायरल की जगह प्रो कायरल बोल रहे थे, यहाँ पे RS की जगह प्रो R और प्रो S मान रहे हैं। जिसके रिगार्ड में निकाल रहे हैं हम उस ग्रुप को पहले लेंगे, तो इसका मतलब जो HA है आपका उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रो आपकी S लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये है HA की आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रो R हो गई और HB की आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रो S हो गई। तो इस तरीके से आप जो हेटेरोटोपिक एटम है आपके डैशोटोपिक भी हो सकते हैं, एनिसोटोपिक भी हो सकते हैं, उनका इस रिगार्डिंग में हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और भी ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, शायद आप भूले तो नहीं होंगे अभी, और अगर भूल गए हैं तो याद करो, ऐसे जल्दी भूलना नहीं है। ये हम किसको बोलते थे, ये अरेंजमेंट हमने आपको बताया था फिशर के बाद फ्लाइंग वेज सिस्टम में जब हम डील कर रहे थे, तब आपको बताया था नहीं। अब आपको इस टाइप से लिखा हुआ है और आपको इसके अकॉर्डिंगली बोला गया है कि आपको निकालना है कि इस मॉलिक्यूल में जो आपके अलग अलग है, जैसे इसको H1 बोला गया है, इसको H2 बोला गया है, इसको H3 है, सॉरी इसको Cl1 Cl2, ऐसी Me1 Me2 आपको पूछा गया है। इनके रिगार्ड में आपको बताना है कि आपकी जो मॉलिक्यूल है उसके एटम्स की जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो आप सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को फिशर में लिख लेता हूँ मैं। आपको पता है जो वर्टिकल लाइन पे ये सारा सिस्टम दिया तो विद इन द प्लेन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Me Me, ठीक है। ऊपर आपका इधर H है, इधर H है, इधर Cl है, इधर Cl है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास सिस्टम गिवन है आपके पास, जो भी आपके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब आपको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। अब देखो आपके पास इस सेंटर का निकालते हैं पहले, इस वाले का जो आपके पास गिवन है। आप इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन से आगे Cl कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप इस सिस्टम को 1 नंबर दोगे, उसके बाद इसको 2 दोगे, और H1 H2 आपके लिखे हुए हैं। अब इन दोनों में से आपको जब आप H1 के लिए निकाल रहे हो तो आप 3 नंबर इसके दोगे और 4 इसको दोगे। तो क्या बन गया आपका 1 2 3 4 ऐसे बन गया, ठीक है। तो S होना चाहिए, लेकिन आपका H कहाँ पे है, H आपका हॉरिजॉन्टल पे है, तो उल्टा क्या आएगा R। तो इसका मतलब H1 के रिगार्ड में प्रो R कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अगर मैं यही H2 के रिगार्ड में करूँगा तो मेरे पास प्रो S आएगी। वैसे ही आप दूसरे सेंटर पे लेके जाओगे तो Cl के रिगार्डिंग बता सकते हो। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सिस्टम्स के रिगार्डिंग आपको
बता सकते हैं, ठीक है। और बता हम उन्हीं का पाएंगे जो सिस्टम आपके डायरेक्ट अटैच होंगे, Cl है, HH है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको बता पाएंगे। जैसे मिथाइल मिथाइल दूर दूर है, एक सेंटर पे नहीं अलग सेंटर, तो उनका नहीं बता सकते हम आपस में, ठीक है। सिर्फ उनका बताएंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आप इस तरीके से आप H1 H2 का निकाल सकते हो, Cl1 Cl2 का निकाल सकते हो। तो आप इनकी प्रो आर या प्रो एस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं इसकी। अब ये मॉलिक्यूल जो आपको मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने फिशर में बनाया, ये हो सकता है आपको मॉलिक्यूल ऐसा गिवन और न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको बनाना आना चाहिए, बता रखा है हमने कि आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए Cl Cl, और जो पीछे आपको पता है एक लिफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है तो HH, और पीछे यहाँ पे क्या है Me, ऐसे ये आपके इस टाइप से मॉलिक्यूल है। तो आप पहले इससे इसमें कन्वर्ट कर लेना, फिर उसको फिशर में बना लेना। तो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम्पल गिवन हो सकता है। ये हमने आपको बताए होमोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक जो आपके एटम्स थे, कि आप एटम्स को कैसे बताओगे कि होमोटॉपिक है, एनिसोटॉपिक है या डायस्टेरियोटॉपिक है। अब उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है होमोटॉपिक फेस। अभी तक हम मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, अब होमोटॉपिक फेस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी किया, आपको कराऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे पास सिंपल कोई भी एग्जांपल गिवन है, ये है मान लो, ठीक है, और इस पे मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ। आपको पता है पार्शली पॉजिटिव यहाँ है, पार्शली नेगेटिव यहाँ पे है, तो नेगेटिव वाला करके इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे बना लेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि आपके पास जो ये कार्बन है sp2 कार्बन है, मैं आपको मॉडल से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास, ये आपके पास गिवन है कोई भी सिस्टम, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, ये कोई भी यहाँ पे सेम दे रखे हैं दोनों, आप R मान लीजिए, दोनों सेम मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ऐसे है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। अगर मैं इसको सिंपल सिस्टम में आपको बताऊँ कि प्लेनर सिस्टम है, मतलब जैसे हाथ पे है ऐसे ऐसे रखा हुआ मॉलिक्यूल, तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, दोनों साइड से पॉसिबल है। अब दोनों साइड से अटैक करने पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें देखने पड़ेंगे पहले। मतलब आपके पास अगर कोई भी सिस्टम है, उसमें अगर एबो द प्लेन अटैक हो रहा है, अगर यहाँ पे प्लेन एबो द प्लेन का मतलब क्या बेटा, कि आपके पास जो मैं इसको ले रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है, अगर इस साइड से अटैक हो रहा है, तो आपके पास जब अटैक होगा तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल मुझे मैंने एबो द प्लेन से अटैक कराया, तो न्यूक्लियोफाइल को मैं एबो द प्लेन जोड़ूंगा, ठीक है। और जो इससे ऑक्सीजन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, O नेगेटिव ऐसे। मतलब आपका ये sp2 कार्बन था और इससे जो हमारा सेंटर बना है वो कैसा बना है sp3, एडिशन रिएक्शन हुई है इसमें, ठीक है। अब कोई भी हम सेंटर जिसको हम बोल रहे थे, तो हमारे पास sp2 से sp3 बन गया। ये तो तब हुआ जब एबो द प्लेन अटैक हुआ है। अगर बिलो द प्लेन अटैक हो, बिलो द प्लेन कैसे, कि मेरा जो अटैक है वो पीछे वाली साइड से हो, तो मतलब मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा, पीछे से अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल पीछे दिखाना पड़ेगा और ऑक्सीजन आगे की तरफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आपको पूछ रहा है कि जो आपके फेस हैं वो कैसे हैं, आपके फेस होमोटॉपिक है, एनिसोटॉपिक है, डायस्टेरियोटॉपिक है। वो भी बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपके जो मॉलिक्यूल बने हैं वो कैसे हैं। अब मेरे पास इसमें क्या है, एक एबो है एक बिलो है, यहाँ उल्टा है, लेकिन R ग्रुप सेम है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के ऐसा पलट देता हूँ उसके ऊपर, तो मुझे इसको 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेट करने से सेम मॉलिक्यूल मिल जाता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल सेम है। 3D में आप कैसे भी घुमा सकते हो। तो अगर ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, इसका मतलब जो दोनों फेस से, चाहे आगे वाले से अटैक कर लो चाहे पीछे वाले से कर लो, आपको मॉलिक्यूल सेम मिलेगा। तो यानी कि ये आपका होमोटॉपिक फेस का एग्जांपल हो गया कि आपके जो मॉलिक्यूल बने हैं दोनों वो आपके होमोमर्स हैं, सेम हैं। तो आपके पास जो अटैक करने का न्यूक्लियोफाइल के फेस हैं, उन दोनों फेस को आप होमोटॉपिक बोलोगे, ठीक है। चाहे एबो द प्लेन करो चाहे बिलो द प्लेन अटैक करो, तो ये हमारे पास दोनों फेस हैं जो इसके होमोटॉपिक हो गए हैं। अब इसी में मैं अगर छोटा सा चेंज कर देता हूँ, कैसे, मैं इसी मॉलिक्यूल में कर देता हूँ इसको, ऐसा सब कुछ सेम है। और अभी हमने क्या किया, मैंने एक R को R1 बना दिया, मतलब एक अगर मिथाइल है तो एक इथाइल है, R1, ठीक है, R1। अब आप देखो
इन दोनों मॉलिक्यूल में देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, अटैक वैसे ही एबो बिलो साइड से होना है। इसको मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब देखो आप कि आपके दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूँ न्यूक्लियोफाइल जो आपके ऑक्सीजन उन दोनों को इक्वल करने के लिए कि ताकि एबो बिलो की जगह सेम आ जाए, तो अगर मैं इसको 180 रोटेट करता हूँ तो आपको क्या मिलता है, R डैश R, और अब क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये मैंने आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर दिया 180 डिग्री इसको। क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है? नहीं है, उसमें R डैश इस साइड है, इसमें R डैश इस साइड है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक मिरर रख के देखता हूँ तो ये दोनों स्ट्रक्चर R की जगह R डैश ऐसे आ रहे हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। और मैं इसको उठा के अगर ऐसे ऊपर रखने की कोशिश करूं तो R के ऊपर R डैश आ रहा है, R डैश के ऊपर R आ रहा है, तो इसका मतलब सुपर इम्पोज भी नहीं हो सकते। तो अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं आपस में, तो इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, एनेंटियोमर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एनेंटियोमर हो गए। अगर दोनों मॉलिक्यूल आपस में एनेंटियोमर हो गए हैं तो इन दोनों फेसिस को मैं बोलूँगा एनेंटियोटोपिक फेसिस। एनेंटियोटोपिक फेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटर्स को उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हो। अब इसी में एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। इसी में यहाँ पे मैंने सिंपल R लिखा, कोई ग्रुप लिखा, मैंने उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की, कुछ नहीं किया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास ग्रुप प्रेजेंट है उस ग्रुप को मैं कोई भी कायरल सेंटर बना देता हूँ जो ऑलरेडी कायरल है। सपोज करो मैंने कोई S स्मॉल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगाया लार्ज, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया मीडियम, तो ये सेंटर ऑलरेडी कायरल हो गया। जब मेरी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद मेरे पास जो मॉलिक्यूल बना उसमें सेंटर S L M, ठीक है। ये मेरी रिएक्शन थी जब मैंने अबव द प्लेन अटैक किया। और अगर इसी में मैं यहाँ पे कार्बन S ये बना दूँ, अब आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आपस में रिलेशन देखना है कि ये दोनों आपस में क्या है। अब देखो आपके पास पहले सिर्फ एक ही कायरल सेंटर था, जहाँ पे सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि यहाँ एनेंटियोमर है। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज है, यहाँ पे जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल बने हैं दोनों का ये सेंटर सेम है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इन सेंटर का डिफरेंट है। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर मिनिमम एक सेंटर का आपस में कोई भी रिलेशन सेम है और दूसरा या मोर देन 1 कितने भी हों उनका आपस में रिलेशनशिप डिफरेंट है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डायस्टीरियोमर्स। तो अगर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल फिर बनेगा तो इन दोनों का आपस में रिलेशन बनेगा डायस्टीरियोमर। तो ये जो फेस है जिससे अटैक हो रहा है अब इनको क्या बोला जाएगा, डायस्टीरियोटोपिक। डायस्टीरियोटोपिक। तो मैंने आपको एक एग्जांपल में तीनों बता दिए कि किस तरीके से आप फेसिस को डिफाइन कर सकते हो कि जहाँ से अटैक हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपके पास ये एग्जांपल हो गए, डायस्टीरियोटोपिक के हो गए, इसके आपके एनेंटियोटोपिक के हो गए, होमोटोपिक के हो गए। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा और नोमेनक्लेचर भी है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे जो फेसिस थे आपके, ये इसमें कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए सारे कि हमारे पास इतने टाइप के फेस हैं जो आप उसके अकॉर्डिंगली उनको देख सकते हो कि कौन सा होमोटोपिक है, डायस्टीरियोटोपिक है या एनेंटियोटोपिक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। आपके EZ हो गए, आपका SC सेस ट्रांस हो गया, आपका प्रोकायरल हो गया, प्रोकायरल में नोमेनक्लेचर हो गया, प्रोकायरल में होमोटोपिक एटम्स हो गए, एनेंटियोटोपिक एटम्स हो गए, आपके डायस्टीरियोटोपिक एटम्स हो गए, आपके होमोटोपिक फेसिस हो गए, एनेंटियोटोपिक फेस हो गए, डायस्टीरियोटोपिक फेस हो गए। तो इतना आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, कोई भी आपको क्लियरिटी अगर नहीं होती किसी चीज़ की तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।